इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट से सुने। चलिए शुरू करते हैं। आर्यन को जब वो प्रिजन ऑफ वॉइड नाम का पैटर्न मिला, उसने कभी उस पैटर्न के बारे में ना कभी सुना, ना कभी पढ़ा, ना कभी देखा, और ऊपर से उस पैटर्न की टेक्निक अधूरी थी, जिस वजह से वो उसे समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन आर्यन को थोड़ा उसकी शक्तियों के बारे में अंदाजा हो रहा था। शायद इस पैटर्न की शक्तियां आयाम से रिलेटेड है, जिससे आयाम में दरार लाई जा सके, आर्यन ने सोचते हुए कहा। तब तक वो उड़ती हुई चट्टान भी नीचे आ चुकी थी, जिसे देख आर्यन ने कहा, इस मकबरे से मुझे काफी सारे पैटर्न की शक्तियां मिल गई। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें अलग अलग गॉड्स की सॉल हो। आर्यन फिर बेरियल प्लेस से निकल वापस अपने घर आ जाता है और उसके बाद वो सोने चला जाता है। अगले दिन दोपहर के वक्त तड़ाके की पड़ती हुई सूरज की रोशनी में आर्यन एक चमचमाते हुए सुनहरे रंग के बड़े से फनेस के सामने खड़ा था। उसके हाथों से एक पीले रंग की रोशनी निकल उस फनेस में जा रही थी। आर्यन के बगल में माया भी उसको खड़े होकर देख रही थी। उसने जैसा आर्यन से कल वादा करा था, आज सुबह ही उसने फनेस उसके घर पहुंचा दिया था। तभी आर्यन उस फनेस में कुछ जड़ी बूटी डालता है और अपने हाथ से पीली रोशनी निकाल उसे निखारने लगता है। लगभग 2 घंटे बाद आर्यन के हाथों में चमचमाती हुई बैंगनी रंग की एक गोल आकार की पिल दिखाई देती है, जिसे देख उसने खुशी भरी उत्साहित आवाज में कहा, आखिरकार हेवनली ब्रेकथ्रू पिल बनकर तैयार हो गई। इसे बनाने के लिए मुझे इसमें एक दरियाई 3 पत्ती फूल की पंखुड़ी भी मिलानी पड़ी। अब इस पिल की मदद से दादाजी जल्द ठीक हो जाएंगे। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन आलिया के बगल में बैठा हुआ था और उसे कोई पिल खिला रहा था। यह एक डिटॉक्स पिल है, इसमें मैंने कुछ अपना फीनिक्स ब्लड भी मिलाया है, शायद आलिया को अब होश आ जाए। आर्यन ने वो डिटॉक्स पिल आलिया को खिलाते हुए सोचा। उस डिटॉक्स पिल को खिलाते ही आलिया के पूरे शरीर में आग की लपटें उठने लगती हैं। हालांकि उन लपटों से आलिया को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तभी घर का दरवाजा खुलता है। भावेश जी ने अंदर आते हुए आर्यन से पूछा, आर्यन बेटा, अब आलिया की तबीयत कैसी है? आर्यन ने भावेश जी को बताते हुए कहा, दादाजी, आलिया के शरीर में जो पॉइजन है वो समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुझे एक जिंदगी प्रदान करने वाले नाम के पानी के बारे में पता लगा है, शायद आलिया उससे पूरी तरह से ठीक हो सके। पर दादाजी आप। आर्यन दिव्य पहाड़ी जाकर उस जिंदगी प्रदान करने वाले पानी को लाना तो चाहता था, परंतु वो भावेश जी को सिंह क्लान में अकेला भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन भावेश जी समझ गए थे आर्यन क्या सोच रहा है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बस आलिया के बारे में सोचो और जल्द से उस पानी को लेके आओ। आर्यन ने दादाजी की बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी जेब से एक बैंगनी रंग की पिल निकालकर भावेश जी को देते हुए कहा, दादाजी यह एक हेवनली पिल है, इसकी मदद से आप जल्द ठीक हो जाएंगे और यह आपकी शक्तियों को भी वापस लाने में मदद करेगी। भावेश जी ने आर्यन के हाथों से पिल ले ली। जब आर्यन ने भावेश जी को पिल दे दी तो उसने पैटर्न पेन निकाला और आलिया को एक नजर देखने के बाद हवा में कुछ करने लगा। बेटा आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? भावेश जी ने पूछा। आर्यन उस पैटर्न पेन की मदद से हवा में कुछ पैटर्न बनाने लगा और भावेश जी को जवाब देते हुए बोला, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन और स्वॉर्ड पैटर्न फॉर्मेशन, ये दोनों सिंह क्लान के कवच को और भी मजबूत बना देंगे, जिसे दुश्मन आसानी से नहीं भेद सकते। उन पैटर्न फॉर्मेशन को बनाने के बाद आर्यन आलिया को सहारा देकर खड़ा करता है। हालांकि आलिया अभी बेहोश थी। फिर उसे गोद में उठाकर बाहर जाने लगता है। इस वक्त घर के बाहर माया उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन आलिया को विक्टोरिया शहर अपने साथ ही ले जाने वाले था, इसलिए वो उसे अपने गोदी में उठाकर लाया था। आर्यन को इतनी जल्दी दिव्य पहाड़ी के सफर पर निकलता देख भावेश जी ने उससे कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। ठीक है दादाजी, आप मेरी फिक्र मत करना और अपनी तबीयत का ख्याल रखना, आर्यन ने कहा। कुछ देर बाद एक घोड़ा गाड़ी अपनी फुल स्पीड से जंगल के रास्ते से होते हुए गुजरती है। ये घोड़ा गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रॉयल हॉल की लग रही थी, जिसमें इस वक्त आर्यन, आलिया और मिस माया बैठे हुए थे। तभी मिस माया ने आर्यन से कहा, यंग मास्टर, अभी हमें विक्टोरिया शहर पहुंचने में काफी समय लगेगा, क्यों ना मैं आपको तब तक विक्टोरिया शहर के बारे में कुछ बता दूं, जैसे कि वहां कौन कौन से क्लान है। हाँ जरूर मिस माया, बताओ, आर्यन ने माया को बताने के लिए कहा। फिर मिस माया एक प्राचीन सी दिखने वाली किताब निकालती है और उसमें विक्टोरिया शहर के बारे में पढ़ते हुए आर्यन को बताने लगती है। यंग मास्टर, विक्टोरिया शहर में 3 सबसे बड़े क्लान है। पहला चंद्रा क्लान, दूसरा खत्री क्लान और आखिरी दत्त क्लान। इन तीनों क्लान के पास अपने बहुत सारे काबिल हेवनली रेल्म मार्शल आर्टिस्ट है और ये तीनों क्लान की ताकत मिस्टिक मून दल से जुड़ी हुई है।
और जानकारी के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। माया ने फिर वो किताब आर्यन को पकड़ा दी। आर्यन ने उस किताब को लेते हुए माया का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी आर्यन के कंधे पर बैठा टायसन हंसते हुए बोला, मास्टर ये यंग लेडी कितनी अच्छी है और इनका दिल भी बहुत बड़ा और अच्छा है। सच में आजकल इतनी खूबसूरत और साफ दिल की लड़कियां मिलती ही कहाँ है। अपना मुंह नहीं, अपनी चोंच बंद कर, वरना इसको यहीं तोड़ दूंगा। आर्यन ने खिसियाकर उसको डांटते हुए कहा, मगर माया के गाल तो किसी टमाटर की तरह लाल हो गए थे। अपनी इतनी तारीफ सुन वो मुस्कुराने लगी थी। आर्यन ने अलिया की तरफ देख सोचते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूँ इस दिव्य पहाड़ी का सफर ठीक हो। आर्यन अभी यही सोच रहा था कि तभी उन लोगों को कोई चीज अप्रोच करती हुई नजर आई, जिसे महसूस कर आर्यन ने चौकन्ना होते हुए माया से कहा, कोई है जो हम लोगों की तरफ ही बढ़ रहा है। रुको मैं देखती हूँ। माया ने खिड़की को खोलते हुए कहा। माया ने जब खिड़की से बाहर देखा तो ऊपर आसमान में एक विशालकाय जहाज उड़ रही थी, जिस पर पर्पल रंग के कपड़े पहने हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। जब उस आदमी ने माया को घोड़ा गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा तो उसने चौंकते हुए कहा, माया। उस आदमी को पहचानते हुए माया ने आर्यन से कहा, यंग मास्टर, यह मेरे अंकल जी हैं, मैंने जिनके बारे में आपको कल बताया था। फिर माया और आर्यन घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और माया ने नीचे खड़े खड़े ही अपने अंकल को आर्यन के बारे में बताते हुए कहा, अंकल यह आर्यन सिंह है, यंग मास्टर सिंह। आर्यन ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते पवन अंकल, मैं आर्यन सिंह, सिंह क्लान से। आर्यन को इतना सभ्य देख पवन अंकल कहा, छोड़ो छोड़ो, इतने विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम एक प्रतिभाशाली लड़के हो। तुम्हें देख ऐसा लग रहा है शायद मैंने सही सुना था, तुम सच में एक शक्तिशाली योद्धा दिख रहे हो। चलो अब जल्दी करो, ऊपर आ जाओ। पवन अंकल की बात सुन आर्यन और माया दोनों जहाज पर चढ़ जाते हैं। वह जहाज दिखने में किसी पानी के बड़े से जहाज की तरह था, मगर यह हवा में उड़ने वाला जहाज था। आर्यन की गोद में बेहोशी की हालत में आलिया को सोते देख पवन अंकल ने आर्यन से पूछा, आर्यन बेटा ये बच्ची कौन है? अंकल जी यह मेरी छोटी बहन है, आर्यन ने कहा। ओह अच्छा। माया आर्यन की बहन को देख ऐसा लग रहा है जैसे उसकी तबीयत काफी खराब है, पहले हमें घर चलना चाहिए। पवन अंकल ने आलिया को देख माया से कहा। माया फिर आर्यन के हाथों से आलिया को ले लेती है और उसका सर अपनी गोद में रख नीचे जहाज पर लिटा देती है। कुछ देर बाद आर्यन और पवन जी कुछ पीते हुए एक साथ जहाज की डेक पर खड़े थे। तभी आर्यन ने कुछ सोचते हुए खुद से ही कहा, पता नहीं मेरा ये सफर कैसा रहेगा और किस किस तरह के खतरों से मेरा सामना होने वाला है। तभी पवन जी ने ड्रिंक पीते हुए आर्यन से कहा, आर्यन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम सच में एक प्रतिभाशाली लड़के हो और तुम्हारे पिताजी उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो अब तक भी पूरे टियनवू साम्राज्य में फेमस है। फिर उन्होंने आर्यन की ओर ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये जाम तुम्हारे नाम, तुम एक काबिल योद्धा के काबिल बेटे हो। पवन जी को उसकी इतनी तारीफ करते हुए सुन आर्यन ने भी उनको इज्जत देते हुए कहा, शुक्रिया अंकल जी। लड़के तुम इतने विनम्र क्यों हो, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। माया ने मुझे बताया था तुमने उसकी कुल्हाड़ा दल से जान बचाई थी। फिर उन्होंने एक और ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, ये ड्रिंक तुम्हारी बहादुरी के नाम, तुम सच में एक बहादुर योद्धा हो। आर्यन ने भी फिर खुशी खुशी ड्रिंक पी ली। ड्रिंक पीने के बाद पवन अंकल ने आर्यन से कहा, आर्यन बेटा हमारी मुलाकात किस्मत में लिखी थी, मगर मैंने सुना है तुम दिव्य पहाड़ी जाने वाले हो जिंदगी प्रदान करने वाले पानी की तलाश में। पवन अंकल की बात सुन आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, जी अंकल, मेरी छोटी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, उसे बस जिंदगी प्रदान करने वाले पानी से ही बचाया जा सकता है। आर्यन ने फिर अपने हाथ जोड़ पवन अंकल से कहा, मुझे विश्वास है आप जरूर मेरी मदद करेंगे। आर्यन को अपने आगे हाथ जोड़ता देख उन्होंने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुमने मेरी प्यारी भतीजी माया की जान बचाई है। उसकी जान बचाना मतलब मेरी जान बचाना। फिर उन्होंने आर्यन को आगे बताते हुए कहा, आज से 3 दिन बाद दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें वहां खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा, ठीक है ना? हा। फिर वो तेज तेज हंसने लगता है। आर्यन ने जब उनकी खुद साथ चलने की बात सुनी तो उसने फिर से उनका शुक्रगुजार होते हुए कहा, शुक्रिया पवन अंकल। फिर पवन अंकल ने आर्यन के कंधों पर हाथ रख उसे दिव्य पहाड़ी के बारे में समझाने लगते हैं। दिव्य पहाड़ी हर 3 साल बाद एक बार खोली जाती है, मगर लगभग पिछले 2000 साल से किसी को भी वो जिंदगी प्रदान करने वाला पानी नहीं मिला।
बच्चे तुम्हें वहां पर अच्छे से संभल कर रहना होगा, उन्होंने आर्यन की फिक्र करते हुए कहा। जी अंकल, मैं आपकी बात समझ गया, आर्यन ने कहा। हाँ, तुम सच में एक काबिल योद्धा हो। चलो कुछ और ड्रिंक करते हैं, तुम पीने से डरते तो नहीं? पवन अंकल ने एक और बोतल उठाते हुए हंसकर आर्यन से कहा। ठीक है अंकल, मैं अभी और पी सकता हूँ, आर्यन ने भी उत्साह भरी आवाज में कहा। पवन अंकल फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं और ड्रिंक के ग्लास पर ग्लास पिए जा रहे थे। क्या आर्यन हासिल कर पाएगा जीवन प्रदान करने वाला पानी? आखिर आर्यन को दिव्य पहाड़ी पर किस किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा? आखिर कैसा रहेगा आर्यन का दिव्य पहाड़ी का सफर? लगभग आधा दिन सफर करने के बाद वो लोग विक्टोरिया शहर पहुंच चुके थे। विक्टोरिया शहर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर था। चारों तरफ हरे भरे घास के मैदान, एक हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ, लोगों की हलचल से भरा हुआ बाजार। वाक्य में ये शहर आर्यन के रोमानिया शहर से दोगुना और समृद्ध था। यंग मास्टर, उधर देखो, वो मेरे अंकल का मेंशन है, माया ने आर्यन को एक पहाड़ के ऊपर किसी महल जैसा एक मेंशन दिखाते हुए कहा। माया ऐसे ही आर्यन को विक्टोरिया शहर के अलग अलग खूबसूरत नज़ारों को दिखाते और उनके बारे में बताते हुए बोले जा रही थी। कुछ देर बाद वो सभी लोग पवन जी के मेंशन के अंदर खड़े थे। छोटे दोस्त आर्यन, अब तुम कुछ दिनों के लिए यहीं आराम करो, और एक बात, मेरा भतीजा भी तुम्हारे बगल वाले घर में रहता है, पवन अंकल ने उसको एक घर में अंदर ले जाते हुए कहा। आर्यन ने फिर पवन जी का आभार प्रकट करते हुए कहा, शुक्रिया पवन अंकल, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, पवन अंकल ने मुस्कुराकर जाते हुए कहा। तभी माया अपने साथ आलिया को लेकर आती है और उसे घर में एक बिस्तर पर लिटा देती है। यंग मास्टर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे अपना ही घर समझ सकते हैं, माया ने कहा। माया ने जो कुछ भी आर्यन के लिए किया, जैसे दिव्य पहाड़ी और जिंदगी प्रदान पानी के बारे में बताना, फिर उसे अपने जहाज में बैठा कर विक्टोरिया शहर में लाना, फिर उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखना और उसे ठहरने के लिए एक आशियाना देना, इन सभी चीजों के लिए आर्यन उसका बहुत आभारी था। शुक्रिया मिस माया, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा, आर्यन ने कहा। कुछ भी मदद मांग सकती हूँ यंग मास्टर, माया ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। हाँ, कुछ भी, आर्यन ने नासमझी वाले भाव में कहा। माया के चेहरे पर एक बड़ी सी रहस्यमय मुस्कान फैल जाती है, फिर उसने वहां से निकलते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं आपको समय आने पर बता दूंगी। मास्टर, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, मास्टर कुछ भी मांग सकती हूँ, आर्यन के कंधे पर बैठे टायसन ने हंसकर माया की नकल करते हुए कहा। उसको फिर से बकवास करते देख आर्यन ने तुरंत उसकी चोंच पकड़ते हुए कहा, तुम अपनी चोंच बंद करो, वरना मैं इसको आज सच में तोड़ दूंगा। जाते जाते माया को टायसन की सारी बातें सुन गई थी, जिस वजह से उसके गाल किसी पके हुए सेब की तरह लाल हो गए थे। उन सभी से कहीं दूर एक हॉल में कुछ बूढ़े लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनके सामने शायद उनका लीडर बैठा हुआ था, जो दिखने में 70-80 साल का बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, जिसे सहलाते हुए उसने अपने सामने खड़े एक बूढ़े आदमी से कहा, हरीश चंद्र, तुम तो सारी बातें जानते हो। उस बूढ़े आदमी ने जवाब देते हुए कहा, जिसका नाम हरीश चंद्र था। जी, मुझे सारी बातें पता है, मैंने खुद उनके बारे में अपने कानों से सुना था। तभी कुर्सियों पर बैठे बूढ़े आदमियों में से एक ने गुस्से में अपनी कुर्सी पर मुक्का मारते हुए कहा, सच में उस लड़के की हिम्मत काफी बढ़ गई है जो वो यहाँ विक्टोरिया शहर में आया है, चलो हमें उसके पास चलना चाहिए। उसको इतनी जल्दबाजी करते देख लीडर की कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े आदमी ने कहा, शांत रहो, हमें कुछ करने से पहले 10 बार सोचना होगा। वहाँ पूरे टियनवू साम्राज्य से लोग आएंगे, हम सीधा उस पर अटैक नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपने सामने खड़े हरीश चंद्र से पूछा, वैसे आर्यन सिंह के विक्टोरिया शहर आने का उद्देश्य क्या है? जी, मैंने सुना है वो दिव्य पहाड़ी जाने के लिए यहाँ आया है और जिंदगी प्रदान करने वाले पानी की तलाश में है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब है, हरीश चंद्र ने उत्तर देते हुए कहा। हरीश चंद्र की बात सुन उस बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते और मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य पहाड़ी कोई आम पहाड़ी नहीं है, वहाँ बहुत सारे अनजान खतरे हैं। वहाँ जाने वाले लोगों में से 90% लोग जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाते। फिर आर्यन किस खेत की मूली है? हा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अगली सुबह एक मकान से किसी लड़की की घबराई हुई आवाज सुनी जा सकती थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माया थी।
उसके सामने बिस्तर पर एक लड़का लेटा हुआ था जो पूरी तरह से बर्फीली शक्तियों से ढका हुआ था और बुरी तरह से कांप रहा था। वो लड़का जिन बर्फीली शक्तियों से ढका हुआ था वो उसी के शरीर से निकल रही थी, यहाँ तक वो बर्फीली शक्तियां उसके शरीर से निकल अंदर पूरे कमरे में फैल रही थी। उसकी ये हालत देख माया बुरी तरह से डरी और घबराई हुई थी। सचिन भाई, तुम ठीक तो हो ना? माया ने कहा, मगर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की बर्फीली शक्तियों से उसका हाथ भी जमने लगा, लेकिन इससे पहले उसका हाथ बर्फ से जम पाता, माया ने अपना हाथ हटा लिया और उसके बिस्तर से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए आर्यन वहां पहुंचा। ये किस तरह की बर्फीली शक्तियां हैं? बड़ी खतरनाक महसूस हो रही है, आर्यन ने कहा। वो इन बर्फीली शक्तियों को महसूस कर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। मिस माया, यहाँ क्या हो रहा है और बर्फीली शक्तियां कैसी? आर्यन ने सामने खड़ी माया से पूछा। यंग मास्टर आर्यन, यह मेरा छोटा भाई है। मैंने इसको कुछ सॉल प्यूरिफाई करने वाले पिल्स दी थी ताकि वो अपनी ब्लड लाइन मार्शल सॉल को जागृत कर सके, माया ने आर्यन को समझाते हुए कहा। असल में तुम्हारी किस तरह की ब्लड लाइन है? आर्यन ने पूछा। सुनहरे पंखों वाली चील। फिर वो आर्यन को आगे समझाते हुए बोली, असल में आज के समय में हमारे लोगों के पास काली चील मार्शल सॉल होती है, मगर मेरा भाई बचपन से ही कमजोर था, यहाँ तक कि उसके पास तो कोई ब्लड लाइन भी नहीं है। फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठियां जोर से कसकर बंद की और रुआसी आवाज में कहा, हम बस 2 भाई बहन हैं और हमारे माँ बाप आज से 12 साल पहले ही गुजर गए। उस वक्त सचिन 3 साल का था, मगर अब वो 15 साल का हो गया है। उसके लिए अब बहुत ही मुश्किल है किसी भी ब्लड लाइन को पाना और मार्शल सॉल जागृत करना, परंतु मैं उसकी हर हालत में मदद करना चाहती थी। आर्यन इससे पहले उसको दिलासा देने के लिए कुछ कह पाता, तभी दरवाजे से अंदर आते हुए पवन जी घुसे। कितनी भयानक बर्फीली शक्तियां हैं, क्या यह मेरी ब्लड लाइन जैसी बर्फीली शक्तियां नहीं है? उन्होंने पूछा। फिर वो अपने हाथ बांधे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। मेरे पास भी बर्फीली ब्लड लाइन है। मेरे स्टूडेंट्स में से बस एक लड़का ही बर्फीली ब्लड लाइन जागृत कर पाया था। मेरे पास भी बस अर्थ ग्रेट बर्फीली मार्शल सॉल है। अगर ये लड़का पहले अपनी ब्लड लाइन जागृत करता तो इसको कुछ बर्फीली शक्तियां मिलती, मगर आश्चर्य की बात तो ये है, सचिन ने डायरेक्ट ही बर्फीली मार्शल सॉल जागृत कर ली। जब भी कोई मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन की इस दुनिया में कदम रखता, चाहे वो बचपन से ही चालू करे या फिर बड़े होकर, उस मार्शल आर्टिस्ट को सबसे पहले अपनी ब्लड लाइन जागृत करनी पड़ती थी, उसके बाद वो अपनी मार्शल सॉल जागृत कर सकता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ ब्लड लाइन जागृत कर सका पर मार्शल सॉल जागृत नहीं कर पाया, उसके पास कोई शक्तियां ना हो, बल्कि एक ब्लड लाइन जागृत करने वाला मार्शल आर्टिस्ट भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो शक्तियों के मामले में मार्शल सॉल जागृत करने वाले मार्शल आर्टिस्ट से हार जाता। उदाहरण के लिए आर्यन ने सबसे पहले फीनिक्स ब्लड लाइन जागृत करी, तब उसे कुछ शक्तियां भी मिली थी, मगर फिर उसने बेरियल प्लेस जाकर उस फीनिक्स बर्ड को पकड़ उसकी मार्शल सॉल जागृत करी थी। मार्शल सॉल जागृत करने से उसकी शक्तियां पहले से भी कई गुना बढ़ गई थी। तभी माया ने खुश होते हुए पूछा, अंकल, इसका मतलब सचिन ताकतवर है? माया का सवाल सुन पवन जी ने कहा, अब देर हो चुकी हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पवन जी ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि सचिन की मार्शल सॉल अब बेकाबू हो चुकी थी, इतना कि अगर उसका जल्द ही कोई इलाज नहीं किया गया तो सचिन मर भी सकता था। यह एक लंबा सफर होने वाला है, हमें हार मान लेनी चाहिए, माया ने मायूस होते हुए कहा। पवन जी ने मायूस होते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें पहले सचिन को देखना चाहिए और उसके शरीर से इस बर्फीली शक्ति को कम करना चाहिए। चलो माया बेटा, पीछे हट जाओ, मैं इन बर्फीली शक्तियों को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, पवन जी ने कहा। इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथों से कुछ अजीबोगरीब सील्स बनाए। उन सील्स के बनते ही पवन जी ने अपना एक हाथ उठाया और सचिन के ऊपर उसकी बर्फीली शक्तियों को बाहर निकालने लगा। लेकिन अगले ही पल सचिन के शरीर में बसी बर्फीली शक्तियां भड़क उठी और वो कमरे में चारों ओर फैल गई। उनके फैलने से कमरा पूरा बर्फ से जम गया, यहाँ तक पवन जी का हाथ भी धीरे धीरे जमने लगा था। उन बर्फीली शक्तियों को इस कदर बाहर निकलते देख आर्यन भी हैरान था, मगर उसके चेहरे को देख कोई उसके भाव नहीं बता सकता था। माया भी घबरा गई थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। माया को इतना घबराते देख आर्यन उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, आर्यन ने कहा।
लेकिन माया आर्यन को देख हैरान रह गई। वो हैरान इसलिए नहीं थी कि आर्यन उसको दिलासा दे रहा था, इसके उल्टा जब आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा उसको कुछ गर्माहट सी महसूस हुई थी। आखिर यंग मास्टर की शक्तियां किस तरह की है? उन पर तो इन खतरनाक बर्फीली शक्तियों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? आर्यन ने मन ही मन सोचा। लेकिन दूसरी तरफ पवन जी उन बर्फीली शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसके इतनी ठंड में भी पसीने छूट रहे थे और उसका आधे से ज्यादा हाथ जम गया था। तभी वो बर्फीली शक्तियों एक बार फिर फूट गईं। उन शक्तियों के फूटते ही पवन जी को एक जोरदार झटका लगा और वो उड़ते हुए पीछे जाकर गिरे। एक तो उनका बर्फ से हाथ जम गया था और दूसरा उन शक्तियों के फूटने से उसको कुछ जख्म भी आ गए थे। पवन जी को घायल होकर नीचे पड़ा देख माया भागते हुए उसके पास जाती है और उसे सहारा देकर खड़ा करती है। वो बड़ी ही मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। अंकल आप ठीक तो हैं ना? माया ने पूछा। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ये शक्तियाँ कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं, मैं पूरी तरह से इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। सच में ये बर्फीली शक्तियाँ कितनी डरावनी है। अगर शक्तियाँ इस तरह की है तो पता नहीं सचिन की मार्शल सॉल किस लेवल की होगी, पवन ने कहा। लेकिन जब पवन जी को झटका लगा था तो आर्यन ने तुरंत उन बर्फीली शक्तियों को और ज्यादा फैलने से रोक दिया था। इस वक्त वो सभी बर्फीली शक्तियां आर्यन के हाथ में जा रही थीं, मगर उनकी आर्यन के हाथ में जाने की स्पीड बहुत कम थी। अब देखना ये था क्या आर्यन इन बर्फीली शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सचिन को बचा पाएगा। और आखिर वो सभी बुरे आदमी कौन थे और क्यों आर्यन को मारना चाहते थे? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में? आर्यन ने पवन जी से पूछा। अंकल क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? शायद मैं इन बर्फीली शक्तियों को और ज्यादा बढ़ने से रोक सकता हूं। आर्यन अभी भी उन बर्फीली शक्तियों को अपने एक हाथ से फैलने से रोक रहा था, मगर अभी तक उसने 10% शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो पहले मदद करने के लिए अनुमति लेना चाहता था। आर्यन भला तुम, चलो ठीक है तुम भी एक बार ट्राई कर लो, पवन जी ने कहा। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था आर्यन कुछ मदद कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जब वो खुद कुछ नहीं कर पाए तो भला आर्यन जैसा कम उम्र का बच्चा क्या ही कर लेगा। पवन जी की हाँ सुन आर्यन तुरंत ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करता है। ऑरा पैटर्न एक्टिवेट होते ही उसके हाथ में एक पीले रंग से चमकती हुई रोशनी में एक सिंबल दिखाई देता है। आर्यन फिर अपने दोनों हाथ उठा सचिन के शरीर से उन बर्फीली शक्तियों को निकालने लगता है। ऑरा पैटर्न की खासियत थी वो किसी भी एलिमेंट को अपनी तरफ खींच उन्हें अवशोषित कर लेता था। इस वक्त वो सभी बर्फीली शक्तियां सचिन के शरीर से निकल आर्यन के हाथों में खींची जा रही थी, मगर वो बर्फीली शक्तियां बहुत ताकतवर थी। सचिन के शरीर पर चढ़ी बर्फ की परत पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन बर्फीली शक्तियों को कुछ एहसास होता है और वो किसी तूफान की तरह सचिन के शरीर में बहने लगती है और फिर किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। बूम! एक जोरदार धमाका होता है, पूरे कमरे में बर्फ की परत जम जाती है। उन बर्फीली शक्तियों का धमाका इतना जोरदार था पवन जी और माया दो कदम पीछे हट जाते हैं, मगर आर्यन अभी भी वहीं किसी चट्टान की भांति खड़ा था। लेकिन उन बर्फीली शक्तियों के तूफान की तरह बहने से आर्यन के हाथों में हल्की सी बर्फ की परत जमने लगी थी। लेकिन तभी आर्यन अपने पूरे शरीर में फीनिक्स फायर को बहाने लगता है। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितनी ताकतवर हो, क्योंकि जितनी तुम ताकतवर होगी उतनी ही ताकतवर बर्फीली शक्तियों को मैं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। आर्यन ने उन बर्फीली शक्तियों को बेकाबू होते देख मुस्कुराते हुए सोचा। फीनिक्स फायर के आर्यन के शरीर में बहते ही वो ताकतवर बेकाबू होती बर्फीली शक्तियां थोड़ी शांत होने लगी थी। वो बर्फीली शक्तियां फीनिक्स फायर से घबरा रही थी, क्योंकि एक तो वो गर्म शक्तियां थी जो ठंडी शक्तियों की कट्टर दुश्मन होती थी, और दूसरा आर्यन की फीनिक्स फायर ट्रू फायर और रियल फायर से मिलकर बनी हुई थी, जिनकी वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी। आर्यन अब उन बर्फीली शक्तियों को तेजी से सोखे जा रहा था। बर्फीली शक्तियों को सोखने से उसके शरीर के अंदर सफेद रंग की शक्तियां इकट्ठी होने लगी थी, जिनका साइज किसी गोले पिल के समान था। जैसे जैसे आर्यन उन बर्फीली शक्तियों को सोखता, उस शक्तियों से बनी सफेद पिल का रंग और भी दूध जैसा सफेद होते जाता। बर्फीली शक्तियों को इस तरह से एब्जॉर्ब करना लगभग आधे दिन तक चलता रहा। सचिन के शरीर पर चढ़ी बर्फ की परत अब बहुत कम बची थी। लगभग 1 घंटे बाद वो बर्फ की परत बिल्कुल गायब हो चुकी थी और कमरे में चढ़ी बर्फ की परत भी पिघलकर गायब होने लगी थी। ये सब देख पवन ने हैरान होते हुए कहा, सच में ये लड़का काबिल तो है, जो हम ना कर पाए वो इसने कर दिखाया। उद्धरण चिन्ह। अपने भाई के शरीर से बर्फ की परत को पिघलते देख माया दौड़ते हुए उसके बिस्तर के करीब आती है। सचिन भी अपनी बंद आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है। सचिन,
उसको अपनी आंखें खोलते देख माया ने खुश होते हुए चिल्लाया। कुछ सेकंड बाद सचिन बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अपना माथा पकड़ते हुए उसने माया से पूछा, बहन आखिर में कहाँ हूँ और मेरे साथ किया हुआ था? उद्धरण चिन्ह। सचिन तुम अभी ही उठे हो। तुम्हारे शरीर में फैलने वाली बर्फीली शक्तियों को यंग मास्टर आर्यन ने निकाला है। माया ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए उसे समझाया। हाँ, तुम अब एकदम ठीक लग रहे हो और तुम्हारी सेहत भी पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है, पवन जी ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा। अंकल, बहन, मैं ठीक हूँ और पहले से भी ज्यादा मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, सचिन ने कहा। सचिन बेटा, चलो फिर यंग मास्टर आर्यन को शुक्रिया बोलो, उन्हीं की वजह से तुम्हारी आज जान बच पाई है। पवन जी ने आर्यन की ओर देख सचिन से कहा। यंग मास्टर शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए, सचिन ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझसे पहले माया और पवन अंकल ने तुम्हारे शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में बर्फीली शक्तियों को बाहर निकाला था, आर्यन ने कहा। हाँ, आर्यन वाक्य तुम एक उदारीन लड़के हो, पवन जी ने आर्यन के कंधों को थपथपाते हुए मुस्कुरा कर कहा। अंकल, भले ही सचिन अभी के लिए एकदम फिट और ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु भविष्य का कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, आर्यन ने कहा। फिर अपने हरे रंग के पैटर्न पेन को बाहर निकाल उसको पवन जी को दिखाते हुए बोला। अंकल जी, ये पैटर्न पेन है, मैं इसकी मदद से सचिन के ऊपर कुछ पैटर्न बनाऊंगा ताकि वो अपनी बेकाबू बर्फीली शक्तियों को कंट्रोल कर सके और वो पैटर्न बर्फीले कोहरे को अपने अंदर सोखता रहेगा। उद्धरण चिन्ह। बेशक यंग मास्टर, आप बेझिझक बनाए, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, पवन जी ने आर्यन को हाथ जोड़कर इज्जत देते हुए कहा। माया ने भी जब उस पैटर्न पेन को अच्छे से देखा, उसके दिमाग में रॉयल हॉल की पिछली सारी बातें याद आने लगी, क्योंकि पहला दिन वही था जिस दिन उसकी आर्यन से मुलाकात हुई थी। ये पैटर्न पेन माया ने बस 100 क्रिस्टल स्टोन में आर्यन को बेचा था। आर्यन फिर अपना पेन उठाता है और कुछ पैटर्न सचिन के शरीर पर बनाने लगता है। आर्यन ने सचिन के ऊपर के कपड़े उतरवाए और पैटर्न पेन लेकर उसके पीछे खड़ा हो गया और कहा, सचिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं पैटर्न को बनाना बंद कर दूंगा, तुम्हें बस उसको अपने दिमाग से मिलाना है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात समझते हुए वो हाँ में सिर हिला देता है। सचिन को अच्छे से समझाने के बाद आर्यन फिर उसकी पीठ पर एक ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न बनाता है। लगभग 10 मिनट बाद उसकी पीठ पर एक पैटर्न उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसके उभरते ही उसने कहा, जल्दी करो, अभी तुम अपने दिमाग को पैटर्न पर केंद्रित करो और उसको अपने दिमाग से एक होने दो। सचिन आर्यन की बात सुन तुरंत अपने दिमाग को पैटर्न से एक करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही पैटर्न को अपने दिमाग से एक करने के बाद वो अपनी आंखें धीरे से खोलता है। उसने जैसे ही अपने शरीर को देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इस वक्त उसको अपनी बर्फीली शक्तियां दबी हुई महसूस हो रही थी। यह महसूस होते ही सचिन खड़ा होता है और आर्यन को गले से लगा लेता है। वो बहुत खुश था और आर्यन का शुक्रगुजार भी था, जिसके चलते उसने आर्यन से कहा, शुक्रिया यंग मास्टर, मेरी मदद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, आर्यन ने कहा। फिर उसने वहां से जाते हुए माया से कहा, मिस माया, अब आपका भाई ठीक है, उसे आराम करना चाहिए और मैं भी निकलता हूँ। आर्यन को वहां से जाते देख मिस माया ने दिल में ही कहा, शुक्रिया यंग मास्टर, अब आपकी वजह से मेरा छोटा भाई ठीक है। पवन अंकल ने भी आर्यन को जाते देख शुक्रगुजार होते हुए कहा, शुक्रिया छोटे दोस्त। फिर माया की ओर पलट गए। माया, मैंने गौर किया तुम आर्यन को अजीब तरह से देखती हो, तुम्हें कहीं वो पसंद तो नहीं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं? हाँ, और जोर से हंसे। अपने अंकल की बात सुन माया के चेहरे का रंग लाल हो गया। उसने शर्माते और झूठा गुस्सा करते हुए कहा, अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। माया को ऐसे शर्माते देख पवन जी और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। विक्टोरिया शहर में पवन जी के घर पर रहते हुए आर्यन को कब 3 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद आर्यन और माया पवन जी के साथ उनकी उड़ने वाली जहाज में बैठ दिव्य पहाड़ी की ओर जाते हैं। रास्ते में उड़ते हुए ही माया आर्यन को बताती है, पिछले 3 दिनों में उसके छोटे भाई सचिन ने अपनी बर्फीली ब्लड लाइन को जागृत कर लिया है। ये सब आर्यन के उस ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न की वजह से हो पाया था। ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न भी ऑरा पैटर्न की तरह एलिमेंट्स को अवशोषित करने में मदद करता था। इस ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न को आर्यन ने ऑरा पैटर्न के एक अंश को मिलाकर बनाया था, जो बस कुछ तरह के एलिमेंट्स को अवशोषित कर सकता था।
आर्यन इतना भी भला नहीं था जो किसी को भी अपना ऑरा पैटर्न दे दे। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो लोग दिव्य पहाड़ी पहुंच गए। दिव्य पहाड़ी पर इस वक्त बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिव्य पहाड़ी हर 3 साल में बस एक बार खोली जाती थी। दिव्य पहाड़ी खुलने का टियनबू साम्राज्य के हर छोटे बड़े क्लान, दल और कुछ वो मार्शल आर्टिस्ट जो रहस्यमयी तरीके से छुपे हुए होते सभी के सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते, क्योंकि यह बात किसी से नहीं छुपी कि दिव्य पहाड़ी पर एक जिंदगी प्रदान करने वाला पानी पाया जाता है जो एक मरते हुए इंसान को भी बचा ले और जिंदा इंसान को शक्तिशाली बना दे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट उस पानी की खोज में अपनों को बचाने के लिए आते, तो कुछ मार्शल आर्टिस्ट उससे अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहते, मगर कुछ ऐसे भी होते जो और भी अलग तरह के खजानों को ढूंढने आते। क्योंकि दिव्य पहाड़ी पर एक इकलौता खजाना जिंदगी प्रदान करने वाला पानी ही नहीं बल्कि इसके अलावा वहां मार्शल आर्टिस्ट अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन भी कर सकते थे, क्योंकि वहां मौजूद एनर्जी से शक्तियां बाहर की दुनिया के मुकाबले दुगने रफ्तार से बढ़ती थी। और वहां अलग अलग तरह के खजाने भी छिपे हुए थे जिनको पाने की हर एक मार्शल आर्टिस्ट को तमन्ना होती। मगर ये सारे खजाने कितने ही अमूल्य हो, लेकिन जिंदगी प्रदान पानी इन सब से ज्यादा मूल्यवान था। इस वक्त नीचे आर्यन को कुछ भट्ट क्लान के मार्शल आर्टिस्ट भी दिखे, जिन्हें देख उसने पवन जी से पूछा, पवन अंकल, ये रोमानिया शहर के भट्ट क्लान के लोग चंद्रा क्लान के लोगों के साथ किया कर रहे हैं। आर्यन का सवाल सुन पवन जी ने उसे बताते हुए कहा, ये लोग चंद्रा क्लान के साथ इसलिए है क्योंकि भट्ट क्लान के सेकंड लीडर रणजीत भट्ट की बीवी कामिनी भट्ट चंद्रा क्लान से थी। सेकंड लीडर? आर्यन कंफ्यूज दिख रहा था। वो ये तो समझ गया था कि रोमानिया शहर और भट्ट क्लान का आपस में क्या रिश्ता है, मगर यह नहीं समझा था कि रणजीत सेकंड लीडर था तो क्लान का मेन लीडर कौन था। आर्यन को कंफ्यूज देख पवन जी ने उससे समझाते हुए कहा, रणजीत बस दिखावे के लिए भट्ट क्लान का लीडर था, क्योंकि उसका मेन लीडर शंकर कुमार टियनबू साम्राज्य के साथ सबसे बड़े दलों में से एक मिस्टिक मून दल की ब्रांच मिस्टिक हॉल के मेन मास्टर है, जिनका पता भट्ट क्लान के अलावा रोमानिया शहर के किसी भी क्लान को नहीं पता। मुझे भी उनके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं दत्त क्लान का एक एल्डर हूँ और हमारे दत्त क्लान के मिस्टिक मून दल से काफी अच्छे रिश्ते हैं। दत्त क्लान विक्टोरिया शहर के 3 सबसे बड़े क्लान में से एक था और विक्टोरिया शहर के तीनों बड़े क्लान दत्त, चंद्र और खत्री क्लान मिस्टिक मून दल से जुड़े हुए थे। इसी वजह से पवन जी के पास भी मिस्टिक मून दल की ब्रांच मिस्टिक हॉल की कुछ जानकारियां थी। आर्यन अब सब समझ गया था। पवन जी फिर उसको नीचे चलने की कहते हैं। उनको जाते देख माया ने आर्यन से कहा, यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहना, आपकी छोटी बहन का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी, वो मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। आलिया माया के घर पर सुरक्षित थी। आर्यन को पूरा यकीन था माया उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। इसलिए आर्यन माया को धन्यवाद कहता है और फिर जहाज से नीचे उतर जाता है। आर्यन और पवन जी नीचे उतरकर एक पहाड़ी की चोटी पर बने प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ये प्लेटफॉर्म लगभग 1000 फुट चौड़ा था और वहां चारों तरफ अलग अलग क्लान्स और दलों के मार्शल आर्टिस्ट्स का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही पवन जी और आर्यन उस प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हैं, वहां एक बहुत ही खूबसूरत, दिखने में 30 वर्षीय औरत आती है, जिसके दूध जैसे सफेद रंग के कपड़े उसकी दूध जैसी सफेद त्वचा से मेल खा रहे थे। एल्डर पवन, आप आ गए? उसने पवन जी को देख मुस्कुराते हुए पूछा। जी मिस माहिरा, हम बस अभी ही यहाँ पहुँचे, पवन जी ने जवाब देते हुए कहा। मिस माहिरा खत्री क्लान की एल्डर्स में से एक थी, जिनके पास दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को खोलने का दूसरा टोकन था। पवन जी फिर उनको दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए चलने का इशारा करते हैं। उस प्लेटफॉर्म के एक कोने पर खड़े होकर दोनों पवन जी और मिस माहिरा अपने अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हैं। दोनों के साथ में हाथों को ऊपर उठाने से उनमें से एक एक टोकन निकलता है। वो टोकन किसी एक चीज के 2 हिस्से लग रहे थे। फिर पवन जी और मिस माहिरा दोनों ने एक साथ कहा, दिव्य पहाड़ी को साक्षी मान, स्वर्ग के नीचे, पाताल के ऊपर, महान दिव्य पहाड़ी की चाबी दिव्य तलवार एक हो। उन दोनों के इतना कहते ही वो दोनों टोकन चमकते हुए हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एक झटके के साथ वो दोनों एक हो जाते हैं। उनके एक होते ही वहाँ एक आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी दिखती है। उस रोशनी के गायब होते ही वहाँ एक नीले रंग में चमकती हुई तलवार दिखाई देती है। उस तलवार के दिखने साथ ही उसके हैंडल के बीचों बीच से नीले रंग की एक पतली सी लाइट बीम निकलती है और वो बीम चारों ओर से घिरी पहाड़ियों से टकराते हुए किसी मकड़ी के जाल को बुनते हुए निकलती है। तभी उस लाइट बीम के बुने हुए जाल के ऊपर की एक चट्टान पर एक पोर्टल जैसा दरवाजा खुलता है। उसके खुलते ही वहां एक खतरनाक शक्तियों की लहर चारों तरफ फैल जाती है। वो लहर इतनी खतरनाक थी, आर्यन भी एक कदम पीछे हट गया था। उस खतरनाक पोर्टल जैसे दरवाजे को खुलता देख आर्यन ने हैरान होते हुए कहा, क्या यही है दिव्य पहाड़ी का दरवाजा?
और आखिर यह किस तरह की टेक्निक है दरवाजा खोलने की? उद्धरण चिन्ह। दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खुलते ही पवन जी ने वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट को समझाते हुए कहा, दिव्य पहाड़ी का दरवाजा अगले 7 दिनों तक खुला रहेगा। 7 दिन बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसलिए सभी मार्शल आर्टिस्ट को 7 दिनों के अंदर बाहर आना होगा, वरना अगले 3 सालों के लिए उसमें ही कैद रहोगे। दिव्य पहाड़ी में कैद होना किसी नर्क में कैद होने से कम नहीं, क्योंकि वहां पता नहीं कितनी ही अलग अलग प्रजातियों के राक्षस रहते हैं। दिव्य पहाड़ी के खतरों के बारे में इसी बात से लगाया जा सकता था, वहां जाने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट में से केवल 20% ही जिंदा वापस आ पाते थे। लेकिन बिना आंकड़ों की प्रवाह किए सभी मार्शल आर्टिस्ट किसी तूफान की गति से उस दरवाजे की तरफ भागते हैं। पवन जी ने आर्यन को भी जाने के लिए इशारा किया। उनका इशारा पाते ही आर्यन भी किसी बिजली की स्पीड से उस दरवाजे में घुस जाता है। आर्यन को दिव्य पहाड़ी के दरवाजे में घुसते देख प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ा एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगता है और उसने अपने पास खड़े काले रंग के कपड़े पहने हुए कुछ मार्शल आर्टिस्ट से कहा, तुम लोगों को अपना मिशन याद है ना? उद्धरण चिन्ह। जी एल्डर, उन सभी ने कहा। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही हरीश चंद्र था जो कुछ दिन पहले उन्हीं बूढ़े लोगों की मीटिंग में मौजूद था, जिनको उसने आर्यन के यहाँ आने के बारे में बताया था। और वो सभी लोग आर्यन से खफा दिख रहे थे। वो लोग आर्यन से क्यों खफा थे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। हरीश चंद्र की बात खत्म होने के बाद वो सभी काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट भागते हुए दिव्य पहाड़ी के दरवाजे में घुस जाते हैं। उन लोगों को दिव्य पहाड़ी में घुसता देख हरीश चंद्र जोर जोर से हंसने लगता है। आर्यन, अब देखते हैं तुम कैसे बचकर आ पाते हो, उसने हंसते हुए ही कहा। दिव्य पहाड़ी के अंदर एक हरे भरे घास के मैदान पर पड़े किसी लड़के की धीरे से आंख खुलती है। वो लड़का अपने सिर पर हाथ रखते हुए उठकर बैठ जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। ये कौन सी जगह है और मैं बेहोश कैसे हुआ? उसने उलझन भरी आवाज में कहा। शायद आर्यन पोर्टल जैसे दरवाजे में घुसते ही बेहोश हो गया था। जब उसने अपने चारों तरफ देखा, उसने पाया ये तो एक अलग ही दुनिया है, जहां चारों ओर बड़े बड़े हरे भरे घास के साफ मैदान, पास ही बहती एक साफ पानी की नदी, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पर्वत ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे बाहर की दुनिया जैसा ही कोई दुनिया हो। जैसे बाहर अफवाह थी कि दिव्य पहाड़ी राक्षसों का घर है, वहां से बस 20% ही मार्शल आर्टिस्ट बचकर निकल पाते थे, ऐसा वह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। क्या दिव्य पहाड़ी ऐसी ही थी जैसा महसूस हो रही थी, या फिर जैसा कहते हैं किसी कवर को देख बुक को जज नहीं करना चाहिए, वैसी ही दिव्य पहाड़ी भी है? आखिर क्यों मारना चाहता था चंद्रा क्लान का एक एल्डर आर्यन को? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? आर्यन ने महसूस किया, यहाँ तो बाहर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सोल एनर्जी है अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आर्यन अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखो, उधर आर्यन ही है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने सही कहा, वही है। मैंने सुना था उसने अकेले ही रोमानिया शहर के भट्ट क्लान के एल्डर्स को धूल चटा दी थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने सही कहा, वो सब सच है, लेकिन उसने वो सब अपने सिन क्लान की प्राचीन फॉर्मेशन की मदद से किया था। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो उसका कुछ फायदा नहीं। आखिर वो कब तक ऐसे बाहरी शक्तियों की मदद लेकर दूसरों से मुकाबला करेगा? उद्धरण चिन्ह। ये सभी जवान लड़के थे जो आर्यन से कुछ ही दूर खड़े थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं से आर्यन के बारे में उड़ी अफवाहों को सुन ही लिया होगा, क्योंकि भट्ट क्लान के एल्डर्स और उनके सैनिकों को मारने के बाद वो पूरे रोमानिया शहर और आसपास के शहरों में मशहूर हो गया था। मगर आर्यन को देख नहीं लग रहा था जैसे उसने उन लोगों की बातों का बुरा माना हो। उसने खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़े और टायसन से कहा, टायसन, ये लोग तुमसे भी ज्यादा बकबक करते हैं। टायसन, जो कि आर्यन की कमर में एक तलवार बनकर लटक रहा था, उसकी गुस्सा होते हुए एक आवाज आई, यंग मास्टर, आखिर आप मुझे इन बेवकूफ लोगों से कैसे जोड़ सकते हो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन अपने बगल की नदी की ओर देखता है। उस नदी के ऊपर एक गहरा काला कोहरा छा रखा था और उस कोहरे के ऊपर 2 काले रंग की मजबूत जंजीर नदी के एक किनारे से होते हुए दूसरी तरफ एक पहाड़ी की चोटी पर जा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं जंजीरों से होते हुए दूसरी ओर जाना होगा। आर्यन ने कहा, यंग मास्टर, जो काले रंग का गहरा कोहरा है उसमें एक खतरनाक पॉइजन महसूस हो रहा है। उन जंजीरों पर चलते हुए ध्यान से सांस लेना है। टायसन ने आर्यन को समझाते हुए कहा, हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर मैंने इस जहरीले कोहरे के बारे में पवन जी से सुना था। ये हर सुबह गायब हो जाता है। आर्यन उस कोहरे को देखते हुए आगे बढ़े जा रहा था। आर्यन का अभी उस कोहरे पर ही ध्यान था, तभी उसके कुछ दूरी से एक पीले रंग की परछाई गुजरती है।
अचानक उस पर एक अटैक होता है। आर्यन का ध्यान भले ही नदी की ओर थे, मगर उसके सेंस कमाल के थे। उसने तुरंत अटैक को भांप लिया और उसे 2 उंगलियों से पकड़ लिया। आर्यन पर अटैक बिजली की स्पीड से आते हुए एक सफेद रंग के पंख से हुआ था, जो दिखने में किसी हंस के दूध जैसे सफेद रंग का था। तभी एक प्यारी सी मधुर आवाज आती है जो सुनने में किसी छोटी लड़की की सुनाई पड़ रही थी। तुम ही लेजेंडरी स्वॉर्ड किंग आरव सिंह के बेटे हो ना, आर्यन सिंह। आवाज की दिशा में देखने के बाद पता लगता है कि वो एक छोटी लड़की थी, जिसने सफेद हल्के पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके गहरे थोड़े सुनहरे रंग के सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका दूध जैसा गोरा रंग उसे बहुत सुंदर और प्यारी छोटी लड़की बना रहे थे। छोटी लड़की किसी तितली की तरह फुदकते हुए वहां पर प्रकट हुई थी, जिसके चारों तरफ सुनहरे चमकते हुए पंख दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे हाथ बहुत तेज है और तुम अभी भी यंग दिख रहे हो। क्या तुम भी 16 साल के हो, मिस जिया की तरह? छोटी लड़की ने किसी बच्चे की तरह चहकते हुए पूछा। ये छोटी लड़की अभी भी एक बच्ची है, मगर इसकी शक्तियाँ, वो तो गोस्ट रेल्म के पीक पर है। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खास। आर्यन हैरानी भरे भावों से उस छोटी लड़की को देख सोच रहा था। उस छोटी लड़की के भाव बदल गए और उसके प्यारे चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। छोटी लड़की ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए कहा। तुमको सबक सिखाना होगा। छोटी लड़की ने अपने हाथों में शक्तियां भरी और आर्यन को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उस छोटी लड़की ने अपने छोटे छोटे हाथों से शक्तियों भरा मुक्का आर्यन को मारा, आर्यन ने उस मुक्के को अपने एक ही हाथ से रोक दिया। भले ही उस छोटी लड़की की शक्तियां गोस्ट रेल्म की हो, मगर आर्यन अब हेल रेल्म के पीक पर पहुंच चुका था, जिसका साफ मतलब था वो बस आधा कदम दूर था हेवनली रेल्म में पहुंचने से। भला एक छोटी लड़की गोस्ट रेल्म की शक्तियों की मदद से आर्यन को कैसे चोट पहुंचा सकती थी? छोटी लड़की को अपनी शक्तियों पर बहुत गुरूर था, मगर अपने वार को एक हाथ से बिना किसी परेशानी के विफल होता देख उसके चेहरे के गुस्से वाले भाव हैरानी में बदल गए। मगर गुरूर के चलते वो कहाँ आर्यन से हार मानने वाली थी। उसने फिर आर्यन पर वार करना जारी रखा। कभी मुक्कों से वार करती तो कभी पैरों से वार करती, मगर आर्यन तो उसके हर एक वार को बड़ी ही सहजता से विफल कर रहा था। वो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। छोटी लड़की ने जब ये देखा तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने अपने सबसे शक्तिशाली अटैक को करने की सोची। छोटी लड़की हवा में उड़ती है और एक टेक्निक कास्ट करती है। उस टेक्निक के कास्ट होते ही वहां हजारों की तादाद में सुनहरे रंग से चमकते हुए पंख दिखाई देने लगते हैं और वो उन सभी से आर्यन पर अटैक कर देती। लेकिन उन बिजली की स्पीड में पंखों को अपनी ओर आते देख भी आर्यन के पैर तक नहीं हिले और उसने खड़े खड़े ही सभी सुनहरे पंखों को एक ही वार से नष्ट कर दिया। तभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया और किसी तूफान की स्पीड से पल भर में उस छोटी लड़की के पास पहुंच गया और उसने फिर उस छोटी लड़की पर एक मुक्का से वार किया। पहले से ही अपने शक्तिशाली अटैक को विफल होने से हैरान छोटी लड़की उस मुक्के को अपनी ओर आते देख घबराहट से उसकी आंखें चौड़ी होकर फैल जाती हैं। लेकिन अगले ही पल आर्यन का मुक्का उसकी आंखों के सामने आकर रुक जाता है। बहुत तेज, छोटी लड़की ने हैरानी और घबराहट के मिले जुले भावों से कहा। उसकी सुनहरी रंग की आंखें किसी बिल्ली की तरह बड़ी बड़ी हो रखी थी। आर्यन ने जब उसकी आवाज सुनी, उसने उसके माथे पर एक उंगली मारी। नटखट लड़की, तुमने खुद ही नहीं कहा मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड किंग का बेटा हूँ? फिर तुमने कैसे मान लिया मुझे तुम इतनी आसानी से हरा सकती हो? वैसे तुम हो कौन? आर्यन ने उस छोटी लड़की से पूछा, जो उसके उंगली मारने से अपने माथे को सहला रही थी। उस छोटी लड़की ने अपने माथे से हाथ हटाकर फिर से चहकते हुए आर्यन को जवाब देते हुए कहा, बुद्धू, मैंने तुमको पहले बोला तो मिस जिया के बारे में। वो जिया में ही हूँ और मैं टियनवू साम्राज्य से हूँ, जो कभी किसी से नहीं हारी। वो लड़की हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। फिर उस छोटी लड़की ने आर्यन के करीब आकर चहकते हुए कहा, मैंने देखा तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम आगे के सफर में सुरक्षित भी रहोगे। उद्धरण चिन्ह। उस छोटी लड़की को अपने इतना करीब देख आर्यन ने हिचकिचाते हुए उससे दूर हटते हुए कहा, शांत हो जाओ, टियनवू साम्राज्य की सबसे सुंदर लड़की। और अपने दिल में सोचा, चिपकू बच्ची जिया। तभी उन लोगों को एक रोबीली आवाज सुनाई देती है। सामने से एक लंबा और सुंदर लड़का चला आ रहा था, जिसने थोड़े सफेद हल्के पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे 5-6 नकाबपोश योद्धा चले आ रहे थे, जो दिखने में उसके साथ आए सैनिक लग रहे थे। जिया, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। वो लड़का अब तक चलते हुए उन दोनों के पास आ चुका था।
इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिया ने फिर आर्यन की तरफ हाथ किया। देखो, आज ही मैंने एक नया दोस्त बनाया है, आर्यन सिंह। उद्धरण चिन्ह। बड़े भाई, ये मेरा नया दोस्त आर्यन सिंह है। आर्यन, ये मेरे बड़े भाई है जो टिएनवू साम्राज्य में सबसे ज्यादा टैलेंटेड योद्धा है। अपने दोनों हाथ कमर पर रख और आंखें मटकाते हुए जिया ने चाहते हुए कहा। आर्यन ने जब राघव की ओर देखा तो वो थोड़ा हैरान दिख रहा था, एक और गोस्ट रेल्म की पीक का मार्शल आर्टिस्ट। उसने राघव की शक्तियों को देखते हुए सोचा, अगर मेरी छोटी बहन ने आपको परेशान किया तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राघव ने कहा, चलो अब चलते हैं। राघव ने जबरदस्ती जिया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचकर लेकर जाने लगा। भाई, आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो। राघव ने कुछ दूर जाने के बाद जिया का हाथ छोड़ा और उसे गुस्सा करते हुए डांटा। जिया, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं अगली बार तुम्हारी ऐसी गलती माफ नहीं करूंगा, राघव ने कहा। मगर जिया ने तो गुस्से में मुंह फुला लिया। मैंने बस एक दोस्त ही तो बनाया, उसमें क्या गलत है? वैसे भी आर्यन बहुत टैलेंटेड है और एक अच्छा इंसान भी है, क्यों ना आप भी उनसे दोस्ती कर लो। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें दूसरे लोगों की शक्तियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम लोग इस वक्त दिव्य पहाड़ी की दुनिया में हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना टाइम कब बीत जाएगा पता भी नहीं लगेगा, राघव ने कहा। आह, मुझे नहीं जाना जल्दी, इसलिए बड़े भाई मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस जिया, आपके बड़े भाई आपसे सही कह रहे हैं, इसमें आप ही की भलाई है। एक लड़का सामने से चलते हुए आ रहा था जिसके हाथ में एक चाइनीज पंखा था और उसके पीछे काले कपड़े पहने कुछ योद्धा दिखाई थे। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर कल्टीवेशन की क्योंकि यहाँ की सोल एनर्जी बहुत फायदेमंद है, इसलिए मिस जिया आपको भी दूसरे को छोड़ अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, उस अनजान लड़के ने जिया से कहा। डरपोक, जिया ने कहा। मिस जिया, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए वरना समय निकल जाएगा, अनजान लड़के ने कहा। तुम भागो यहाँ से चिपकू कहीं के, चलो भागो। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर बाद राघव, जिया और उनके सैनिक नदी किनारे आते हैं और जहरीली धुंध को नजरअंदाज कर जंजीरों पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही जिया उन पतली जंजीरों पर चढ़ी उसका बैलेंस बिगाड़ने लगा था, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। इसमें कोई शक नहीं, ये पतली जंजीरों का रास्ता इतना खतरनाक है, यहाँ तो आप जहरीली धुंध की वजह से खुलकर सांस भी नहीं ले पाते। अगर कोई गोस्ट रेल्म से कम का मार्शल आर्टिस्ट होता वो तो कब का मर जाता। उद्धरण चिन्ह। दिव्य पहाड़ी का एक रूल था, जो मार्शल आर्टिस्ट गोस्ट रेल्म से कम का था वो दिव्य पहाड़ी में अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो यहाँ सरवाइव ही नहीं कर पाता और इन जंजीरों को पार करने में ही अपनी जान गंवा बैठता। जिया आंखें बंद करती है, फिर अपनी मार्शल सॉल को बुलाती है। उसके मार्शल सॉल को बुलाती ही वहाँ एक गुलाबी और सुनहरी रंग की बड़ी फीनिक्स बर्ड दिखाई देती है। जिया फिर अपनी मार्शल सॉल की शक्तियों को खुद से एक करती है। उस मार्शल सॉल की शक्तियां जिया की रगों में बहने लगती है और वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी दिखने लगती हैं। आखिर अचानक जिया इतनी शक्तियों को अपने अंदर क्यों बहाने जा रही थी? क्या आर्यन पार कर पाएगा इन शक्तिशाली जंजीरों को? आखिर कैसा होने वाला है आर्यन के दिव्य पहाड़ी का सफर? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड फिर मिलते, तब के लिए बाय बाय।